हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू आज की वीडियो नंबर है के है और आज से हम टीचिंग मेथड स्पेशल चला रहे हैं उर्दू के लिए। तो टारगेट हमारा 40 रहेगा। 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के पूछे जाते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पर आधारित होते हैं। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के पूछे जाने वाले हैं, तो इनके बारे में चंद मालूमात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो आप किस तरह इनको सोल्व करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर आधारित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान की तदरीस के बुनियादी मकसद हैं सुनना, बोलना, पढ़ना या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो उर्दू तदरीस के बुनियादी मकसद या ज़बानदानी की महारतें मंदरजा झेल हैं। सुनना यानी लिसनिंग, बोलना यानी स्पीकिंग, पढ़ना यानी रीडिंग और लिखना यानी राइटिंग। LSRW ये फार्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ज़बानदानी में महारत हासिल करने के लिए इन चारों में महारत हासिल करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तदरीस के बुनियादी मकसद बोलना और लिखना सिखाने की नौइयत है। यानी तदरीस के बुनियादी, तदरीस यानी पढ़ना के बुनियादी यानी बेसिक, मकसद यानी उद्देश्य, बोलना और लिखना सिखाने की नौइयत है। तो क्या नौइयत है? दाखिली है, खारजी है, अमली है या नज़री है? तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर क्या होगा? अमली है। तो बोलना और लिखना क्या है? अमली है। और पढ़ना और समझना क्या है? नज़री है। ये आपको दें तो राइट आंसर अमली होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तहज़ीज़ के बुनियादी मकसद में सुनने और पढ़ने की नौइयत है नज़री, अमली, फितरी या ज़ाती। तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? नज़री होगी। तो सुनने और बोलने और लिखने की नौइयत तो क्या होगी? अमली होगी। सुनने और पढ़ने की नौइयत नज़री होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, वह अलामत व नक़ोश जिनकी मदद से किसी ज़बान की तहरीर यानी लिखावट को बोला जाता है, शक्ल में बनती है, कहते हैं? एराब, तकरीर और रस्मुल ख़त या ख़त नस्क। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रस्मुल ख़त यानी लिपि। रस्मुल ख़त भी का जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू रस्मुल ख़त है जो फ़ारसी रस्मुल ख़त है। उर्दू का रस्मुल ख़त कौन सा है? फ़ारसी है। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। रस्मुल ख़त से मुराद वह अलामत और नक़ोश हैं जिन्हें हर्फ कहा जाता है और जिनकी मदद से ज़बान की तहरीर शक्ल बनती है। ये भी कह सकते हैं कि ज़बान की तहरीरी शक्ल को रस्मुल ख़त कहा जाता है, यानी लिपि कहा जाता है। ज़बान और रस्मुल ख़त दो अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि इनमें जिस्म और रूह का ताल्लुक़ है। ज़बान और रस्मुल ख़त दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं बल्कि इनमें जिस्म और रूह का ताल्लुक़ है। उर्दू रस्मुल ख़त उर्दू ज़बान की तरह मखलूत है, यानी मिला जुला है। मखलूत यानी मिला जुला है। मतलब ये कि जिस तरह उर्दू मुख्तलिफ़ ज़बानों के असरात से वजूद में आई हैं, ठीक उसी तरह इसका रस्मुल ख़त भी दीगर ज़बानों के रस्मुल ख़त से मिलकर बना है। यानी उर्दू है जो अलग अलग ज़बानों से मिलकर बनी है। इसमें हिंदी के भी मिलेंगे, आपको फ़ारसी के अल्फाज भी मिलेंगे, अरबी के भी मिलेंगे। तो उसी तरह जो उर्दू रस्मुल ख़त है वो भी दीगर यानी दूसरी ज़बानों के रस्मुल ख़त से मिलकर बना है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, वह ख़त जो तिरछे हरूफ में लिखा जाता है
वो दायरा गोल होने के बजाय चपटे होते हैं, उसे कहते हैं ख़त नस्क, ख़त नस्तालिक, ख़त शक्ता या ख़त मुनहनी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख़त नस्क। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। ख़त नस्क अरबी रस्मुल ख़त की वह तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसकी ईजाद का सेहरा इब्ने मक़ल्लद के सर है। बाद में हुकूमत ने इसे हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने वाला बताकर इसका दायां हाथ और ज़बान काट दी थी। इब्ने मक़ल्लद का कमाल ये था कि वह अपने कटे हाथ पर बाँस की खपच्ची बांधकर लिखता था और लाजवाब लिखता था। इस खत को मज़ीद संवारने का काम इब्ने बवाब और याकूत नामी दो खतातों ने किया, यानी खतूत लिखने वालों ने किया। यह खत तिरछे हरूफ में लिखा जाता है। नस्क का दायरा शुरू से आखिर तक यकसा होता है, यानी एक जैसा होता है। दायरे गोल होने के बजाय अपना निचला हिस्सा चपटा रखते हैं। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, पूछ ली जाती हैं। ये खत टाइप के लिए मौजू है। इसको कुरानी रस्मुल ख़त भी कहा जाता है। ख़त नस्क को कुरानी रस्मुल ख़त भी कहा जाता है, यानी लिपि कहा जाता है। उर्दू की बेशतर किताबें यानी ज़्यादातर किताबें इस ख़त में छापी गई हैं। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल और अल बुलाग इस ख़त में छपते थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अखबार और रसाइल भी ज़्यादातर इसी ख़त में छपते थे। तो ज़्यादातर अखबार और रसाइल जो होते हैं, रिसाले वगैरह, इसी ख़त में छपते थे। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरानी रस्मुल ख़त कहा जाता है ख़त नस्क को, नस्तालिक को, ख़त मुस्तकीम को या ख़त सख्ता को? तो क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख़त नस्क को। हमने अभी पढ़ा भी है। ख़त नस्क को कुरानी रस्मुल ख़त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नस्तालिक किसकी देन है? अब ये ख़त नस्तालिक है, किसकी देन है? अरबों की, ईरानियों की, तुर्कों की या यूनानियों की? तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरानियों की देन है। ख़त नस्तालिक ईरानियों की देन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वह ख़त जो ज़्यादा ज़ेब और ख़ूबसूरत तो होता है लेकिन उसे लिखने में वक्त ज़्यादा लगता है। ख़त सख्ता, नस्तालिक, नस्क या ख़त मुस्तकीम? तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? नस्तालिक। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। ये दो लफ्ज़ों नस्क और ताल्लुक़ से मिलकर बना है। अमीर अली तब्रेज़ी ने इन दोनों ख़तों को मिलाकर एक नया ख़त ईजाद किया। नस्क का खे शकालत की वजह से गायब हो गया और इसे इस नए ख़त का नाम नस्तालिक पड़ गया। ये ख़त ईरानियों यानी फ़ारसी की देन है। ये ख़त लिखने में दिलकश और ख़ूबसूरत होता है। जो ख़त नस्तालिक है, ये लिखने और ये ख़त देखने में दिलकश और ख़ूबसूरत होता है। इस ख़त के हरूफ की नोकें, गर्दनें और नीचे का हिस्सा बारीक होता है। दायरे खुशनुमा और गोल होते हैं। ये ख़त टाइप और तबात के लिए मौजू नहीं है। अब जो ये ख़त टाइप और तबात के लिए मौजू नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ख़त जदीद मशीनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस ख़त से टाइप और कंपोजिंग दोनों में वक्त आती है, यानी ज़्यादा वक्त लगता है। ये ख़त उस वक्त ठीक था जब लिथो यानी पत्थर की छपाई का रिवाज था और
कातिब इबारत को हाथ से लिखता था। ये ख़त खूबसूरत तो होता है लेकिन लिखने में वक्त ज़्यादा लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख़ते सख्ता जिन दो ख़तों को मिलाकर हाकिम हर्रात मुर्तज़ा ने ईजाद किया वह है सख्ता व नस्क, ताल्लुक़ और नस्ताल्लुक़ और सख्ता या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर हो जाएगा ताल्लुक़ और नस्ताल्लुक़। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो इसका व्याख्या हम देखते हैं। ख़ते नस्ताल्लुक़ की वक्त को दूर करने के लिए हाकिम हर्रात मुर्तज़ा कुली खां ने नस्ताल्लुक़ और ताल्लुक़ को मिलाकर एक नया ख़त वाज़ा किया यानी स्पष्ट किया जो ख़ते सख्ता के नाम से मकबूल हुआ। इस ख़त में दायरे और सौसे टूटे हुए होते हैं लेकिन इनमें भी खासी दिलकशी होती है। यह ख़त ख़ानगी और दफ्तरी मुरासलत के लिए राइज है यानी प्रचलन में है। उर्दू रस्मुल ख़त में ख़त नस्क और नस्तालिक दोनों को काम में लाया जाता रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। बच्चों में ज़ुबली सलाहियत पाई जाती है लिखने की, सुनने की, बोलने की या पढ़ने की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10वां। तो इसमें सुनने व बोलने की ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चों में जो जुबली सलाहियत पाई जाती है तो वो किस में पाई जाती है? लिखने और बोलने की, सुनने व बोलने की। तो इसमें जो आपको ध्यान में रखना है बोलने की, सुनने की भी है और बोलने की भी है। दोनों अगर कॉम्बोज में पूछा जाए सुनने की, बोलने की, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चों में जुबली सलाहियत पाई जाती है बोलने की। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो सुनने और बोलने दोनों की होगी। तो राइट आंसर हमारा इस तरह हो तो बोलने की होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। लिस्टनिंग यानी सुनना ये ज़बान की तदरीस का पहला मकसद है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राइमरी जमात में उर्दू का पहला मरहला क्या होना चाहिए तो पढ़ना सिखाना, और सबसे मुश्किल मरहला कौन सा होगा? लिखना सिखाना। तो ये ज़बान की तदरीस का पहला मकसद है। सुनने से मुराद सुनकर समझना और बोलने का मतलब है गुफ्तगू में सही ज़बान का इस्तेमाल करना। पढ़ने का मतलब है रस्मुल ख़त में लिखे हुए को पढ़ना और लिखने से मुराद है मखसूस रस्मुल ख़त में यानी लिपि में इसकी इबारतों को लिखना। इबारत बोला जाता है किसी भी लिखी हुई चीज़ को। इन चारों महारतों में यानी कौशलों में दो महारतें सुनने और बोलने में किसी तालीम व तरबियत की सुनने और बोलने में किसी तालीम व तरबियत और स्कूल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पढ़ने और लिखना सिखाने के लिए तालीमी इदारे खोले गए हैं। माहिर तालीम सबसे पहले तलबा को सुनने की महारत पैदा करने की सिफारिश करते हैं। इसका मकसद हस्ब ज़ेल होता है ज़बान की सभी आवाज़ों को सही तलफ़ुज़ यानी उच्चारण के साथ सुन और समझ सके, सुनकर अपने जज्बात और ख्यालात को समझाना। यानी जो भी बोले वो जज्बात जो भी अपने मन से बोलता है बोले जज्बात ख्यालात को समझना, सुनने के आदाब से रोशनास कराना, सुनकर इस पर अमल करने की सलाहियत पैदा करना। इसी तरह हम बोलना सिखाना यह उर्दू ज़बान की तदरीस का दूसरा बुनियादी मकसद है। माहिर तालीम पढ़ने और लिखना सिखाने से पहले बोलना सिखाने की सिफारिश इसलिए करते हैं क्योंकि ज़बान का एक ही पहलू है जिससे बच्चे आँख खोलते ही दो चार होते हैं। बच्चों में बोलने की सलाहियत ज़ुबली होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था, बच्चों में बोलने की सलाहियत ज़ुबली होती है। बच्चा अपने माहौल से जो बोलना सीख कर आया है उसकी इस्लाह करना स्कूल के असातिज़ा का
काम होता है, यानी उस्ताद का काम होता है। बोलना सिखाने का मकसद यही होता है कि बच्चों का तलफ़ुज़ दुरुस्त हो, यानी उच्चारण दुरुस्त हो, ताकि वह सेहत तलफ़ुज़ के साथ, यानी सही तलफ़ुज़ के साथ अपनी बात दूसरों के सामने रख सके। बोलना सिखाते वक्त इन बातों का ख़ास ख्याल रखा जाए। बातचीत पर कुदरत हासिल हो, यानी बातचीत पर उसे कुदरत हासिल होना चाहिए। बोलते वक्त साफ साफ और सेहत तलफ़ुज़ के साथ बोलना, यानी सही उच्चारण के साथ बोलना। लहजा यानी उतार चढ़ाव पर कुदरत हासिल कराना। इराब रमूज़ औक़ाफ़ यानी विराम चिन्ह और अलामतों की पहचान कराना। नज़्म को बाआवाज़ तरन्नुम से पढ़ना। फितरी अंदाज में यानी नेचुरल अंदाज में बोलने की आदत डालना। तो इस तरह आपसे पूछ जाते हैं, आंसर की भी आपको दे रखी है। तो दोस्तों आज से हमने टीचिंग मेथड चालू करे हैं। देखो टीचिंग मेथड के अंदर रस्मुल ख़त का चैप्टर नहीं है, फिर भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम जिस लिपि में, उर्दू किस लिपि में है तो फ़ारसी में लिखी गई है, तो लिपि से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक आध या घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार आप इसे ज़रूर देख कर जाएँ। आज से हमारे टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन हैं चालू हो गए हैं और 299 रुपये के अंदर आपको कॉम्बो कोर्स दिया जा रहा है, तो आप इसे लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। आपका जो टारगेट है टीचिंग मेथड का 40, वो कंप्लीट आपको कराया जाएगा। अगली वीडियो में भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेके आएंगे और थ्योरी बेस होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।